नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आपका आज के इस 25 एमसीक्यू के मॉक टेस्ट 5 में। आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सी वायरल संरचना है जो मुख्य रूप से मेजबान कोशिका होस्ट सेल के रिसेप्टर से जुड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। चार विकल्प आपका है, कैप्सिड, पेप्लोमर्स या फिर स्पाइक्स। ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन डी है कैप्सोमियर। यहां पर इस प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम लोग बात कर लें तो वायरल इन्वेलप पे ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम पेप्लोमर्स के नाम से जानते हैं। यही स्पेसिफिक होस्ट सेल रिसेप्टर्स को पहचानने का कार्य करते हैं और उनसे जुड़ने का कार्य करते हैं। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न देखिए भाई, इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन। बैक्टीरिया के आनुवांशिक पुनर्संयोजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया आपस के वातावरण में नग्न डीएनए नेक्ड डीएनए को ग्रहण करता है? कंजुगेशन संयुग्मन, ट्रांसडक्शन पारगमन, ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण, या फिर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे यदि हम इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो आपका जो नग्न डीएनए को ग्रहण करता है वह आपका रूपांतरण है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी है, रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राइबोवायरस आरएनए वायरस का उदाहरण है जो जिसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम डीएसआरएनए जीनोम पाया जाता है? यहां पर देखिए चार विकल्प आपका है। आप लोग पहले अपना आंसर करेंगे, उसके बाद मेरे द्वारा बताया आंसर से मैच करेंगे। ए ऑप्शन है टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, बी ऑप्शन है आपका रियो वायरस, सी ऑप्शन है आपका इन्फ्लुएंजा वायरस और डी ऑप्शन है एचआईवी। यहां पे अधिक बातचीत न करते हुए डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका रियो वायरस क्या है, ये इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएसआरएनए जीनोम होता है। ये एक राइबो वायरस का आरएनए वायरस का एग्जाम्पल है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखें। क्वेश्चन 4 आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा सवाल है। टिकोइक एसिड किस समूह के जीवों की कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाए जाने वाला एक विशिष्ट घटक है, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है? ऐसे प्रश्न देखिए आते हैं तो अक्सर कंफ्यूजिंग होते हैं। देखिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 5 देखेंगे। एक बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है, जो अपने जीनोम को बैक्टीरिया के गुणसूत्र में एकीकृत करता है और लाइसोजेनिक चक्र में प्रवेश करता है। वह क्या कहलाता है, उसका चरण आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे टेम्परेट फेज कहलाता है, संयत फेज कहलाता है। सही उत्तर आपका विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। विडाल परीक्षण विडाल टेस्ट का उपयोग किस जीवाणु संक्रमण के निदान के लिए किया जाता है? तपेदिक आपका ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड आपका सल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए हैजा, यहाँ पे कॉलरा दिया है। ऑप्शन डी देखिएगा डिप्थीरिया दिया गया है। तो किस जीवाणु संक्रमण के लिए? तो यहाँ पे टाइफाइड के लिए होता है भाई विडाल टेस्ट। इस प्रकार के टेस्ट आपको याद कर लेना है, एलाइजा टेस्ट आपको याद कर लेना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन 7 आपके स्क्रीन पर, एंटीजन के प्रति प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में उत्पादित होने वाला पहला एंटीबॉडी वर्ग कौन सा होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। आईजीजी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ई। यहां पे सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि आपसे एक प्रकार का और प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा है जो प्लेसेंटा को पार कर जाता है, तो आईजीजी आपका प्लेसेंटा को पार कर जाता है। जबकि प्राइमरी इम्यून रिस्पांस में पहला जो उत्पादित होता है एंटीबॉडी वर्ग, तो वो आपका आईजीएम होता है। आइए अगला सवाल देख ले। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मानव शरीर में प्रवेश करती है, वह अवस्था कौन सी होती है? मेरे भाई स्पोरोजाइट अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, इंटरफेरॉन विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो किस प्रकार के संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं? तो जब वायरल इन्फेक्शन होता है तब इंटरफेरॉन्स जो है कोशिकाओं द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रियॉन के कारण, प्रियॉन क्या है, प्रोटीन युक्त क्या है, इन्फेक्शियस पार्टिकल है, संक्रामक कण है, तो इसके कारण कौन सा डिजीज होता है? तो एक डिजीज हमने पिछले वीडियोस में बात किया था, मैड काउ डिजीज, और एक डिजीज यहां पे आप लोग याद कर लेंगे, कुरु डिजीज। आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आएंगे अगले सवाल को देखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, हृदय चक्र के दौरान, कार्डियक साइकिल के दौरान हृदय की दूसरी ध्वनि डब, पहला तो देखिए होता है भाई लब, और दूसरा जो ध्वनि होता है वो आपका होता है डब। तो ये लब डब की जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, ये किसके कारण से उत्पन्न होती है, यही आपको बताना है। देखिएगा ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पर है, एवी वाल्व के खुलने से, या फिर अर्धचंद्राकार जिसको कि हम लोग सेमी ल्यूनर वाल्व्स कहते हैं, इसके बंद होने से, या फिर एबी वाल्व के बंद होने से, या अर्धचंद्राकार वाल्व के खुलने से। तो यहां पर देखेंगे सही उत्तर की यदि हम लोग बात कर लेंगे तो आपने अपना आंसर कर लिया होगा। बी करेक्ट आंसर है, जब अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर वाल्व्स बंद होता है तो डब की आवाज होती है। आपका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि तैयारी आपकी पूरी हो गई होगी, तभी ये आपने मॉक टेस्ट वाला वीडियो क्लिक किया है। अगला प्रश्न है, ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस शारीरिक घटना का प्रतिनिधित्व करता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन का, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का, या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का, या फिर एट्रियल रीपोलराइजेशन का? तो देखिए यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका बी आंसर है। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये निलय विध्रुवण का, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का जो है घटना का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक वीडियो में हम लोग चर्चा इसको कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखेंगे फैक्चुअल बेस पर है, किस रक्त का थक्का जमाने वाले कारक को, क्लॉटिंग फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है? फैक्टर 8 आपका है, फैक्टर 9 आपका है, फैक्टर 10 आपका है, फैक्टर 12 आपका है। तो यहां पर देखिए टोटल जो फैक्टर्स होते हैं वो तो 13 फैक्टर कारक होते हैं, भाग लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, लेकिन क्रिसमस फैक्टर किसको कहते हैं? तो फैक्टर 9 को कहते हैं। आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 9वें फैक्टर को क्रिसमस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा 14 नंबर का, बंडल ऑफ हिस मांसपेशियों के तंतुओं का एक नेटवर्क है जो केवल कहां पाया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये आपका वेंट्रिकल्स के सेप्टम में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर का, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किस रक्त कारक की असंगतता के कारण होता है? इनकम्पैटिबिलिटी के कारण होता है। तो आरएच फैक्टर मैंने आपको बताया था, रीसस बंदर में सबसे पहले खोज की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, स्तनधारी वृषण टेस्टिस में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन के स्त्राव के लिए जिम्मेदार होती हैं? देखिए साथियों यहाँ पे टेस्टिस की स्पेलिंग लिखी हुई गई है, आपको कमेंट करके बताना है ये गलत है तो क्यों गलत है, सही स्पेलिंग क्या होगी। ऐसा मैंने क्यों बताया, क्योंकि जब आप टीयर 2 में जाएंगे, मेंस में जाएंगे तो एग्जाम आपका लिखित होगा, एलटी यूपीपीएससी बायोलॉजी का, एलटी ग्रेड का, प्रवक्ता का भी, तो वहां पे स्पेलिंग का भी आपका देखा जाएगा कहीं ना कहीं। तो देखिए एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के स्त्राव के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होती है, यही आपको बताना है। तो ये लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, लीडिंग कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहां पे प्रश्न पूछ ले तो महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता देता हूं साइटोली सेल क्या करता है। तो साइटोली सेल क्या करता है, नरिशमेंट का कार्य करता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मनुष्यों में ओव्यूलेशन के लिए हार्मोन का बढ़ना किसका प्रत्यक्ष ट्रिगर है, डायरेक्ट ट्रिगर हो जाता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, शुक्राणुओं के कैपेसिटेशन की प्रक्रिया प्रजनन पथ के किस भाग में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खतरनाक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कई सारे लोग गलत कर देंगे। तो अधिवृषण में, एपिडिडाइमिस में, शुक्रवाहिका में, वास डिफरेंस में, मादा प्रजनन पथ में, या मूत्रमार्ग यूरेथ्रा में? अब कुछ लोग सोचेंगे कि भैया कैपेसिटेशन तो ये शुक्राणुओं का हो रहा है तो पुरुषों में ही होगा, बस वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी है साथियों, मादा प्रजनन पथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। कैपेसिटेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो कैपेसिटेशन शुक्राणु का लास्ट मैच्योरेशन प्रोसेस होता है, जो फर्टिलाइजेशन को एबल करने के लिए, एबिलिटी बढ़ाने के लिए महिला प्रजनन पथ, गर्भाशय और फैलियोपियन ट्यूब के अंदर देखी जाती है। आपका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्यों में कौन सी भ्रूण झिल्ली एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मुख्य रूप से प्लेसेंटा के निर्माण में कार्य करती है? प्लेसेंटा के निर्माण में तो आपको ने पढ़ा होगा भाई कोरियन, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोरियन भाग करती है, निर्माण में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक अंडाणु प्राइमरी oocyte यौवन प्यूबर्टी तक कोशिका विभाजन के किस चरण में रुका रहता है? तो किस चरण में रुका रहता है भाई? प्रोफेज फर्स्ट में रुका रहता है।
किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, लगा देंगे, टिक कर देंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को पार कर सकता है? पार करके कौन चला जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि आईजीजी जो है पार कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भ्रूण फीटस में फुफ्फुसीय धमनी पल्मोनरी आर्टरी और महाधमनी एओर्टा के बीच का संबंध जो जन्म के बाद बंद हो जाता है, उस किस नाम से उसको जानते हैं? किस नाम से उसको जानते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल। फोसा ओवेलिस, यहाँ पे डक्टस वेनोसस, यहाँ पे डक्टस एरिटियोसिस, यहाँ पे फोरामेन ओवेल। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट है, डक्टस ऑर्टेरियोसिस के नाम से जाना जाता है, जो बाद में खत्म हो जाता है। देहात में आप लोग जानते हैं उसको नार कहते हैं, नारा कहते हैं, तो काट के उसको अलग कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर का, पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणु परिवहन का सही क्रम पहचाने। शुक्राणु ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स, परिवहन है। चलिए तो बताइए कैसे कैसे क्या क्या होता है, इसको बताना है। चलिए आपका ए ऑप्शन देखिएगा, वृषण जालिका रेटे टेस्टिस से जो है चलता है, उसके बाद में एफरेंट डक्ट्यूल्स में जाता है, उसके बाद में एपिडाइडिमिस में जाता है, फिर वासा डिफरेंस में जाता है। हाँ बिल्कुल, यही आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है, यही सही क्रम है। रेटे टेस्टिस के बाद एफरेंट डक्ट्यूल्स के बाद एपिडिडाइमिस के बाद वासा डिफरेंस। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन 24 आपके स्क्रीन पर है भाई। क्वेश्चन 24 देखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? बैक्टीरियल सेल वॉल इसे बना होता है। तो म्यूरिन किसकी कोशिका भित्ति में अनुपस्थित होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, इसिरिचिया कोलाई भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, आर्कियोबैक्टीरिया भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आप बताना है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अब देखिए, ये आर्कियोबैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ऐसे ही प्रश्न आपके एलटी ग्रेड बायोलॉजी में, टीजीटी बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर का, यह भी महत्वपूर्ण है। सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार के आनुवंशिक उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन का एग्जाम्पल है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का, पॉइंट म्यूटेशन का, गुणसूत्रीय विपथन का, क्रोमोसोमल एबिरेशन का, या फिर जीनोमिक म्यूटेशन का? आप बताइए, जबरदस्त सवाल है। यहाँ पे जो सबसे सटीक आंसर बैठेगा उसी को टिक करेंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन का आंसर है मेरे भाई, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आज का भाई यहीं तक था। आपका 25 में से कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको और कहीं किसी क्वेश्चन पर अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक के साथ। जय हिंद।